हेलो दोस्तों, आज हम लोग जीविका के तहत जो सब्जेक्ट नॉलेज का पढ़ रहे थे उसमें हम लोग एरिया कोऑर्डिनेटर का एक पार्ट है बुनियादी खाता बही पद्धति और वित्तीय साक्षरता। इसके लिए हम लोग इसका पहले सारा थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग लगभग में 200 इसका एमसीक्यू भी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बुनियादी खाता बही तत्व, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह के स्तर में कैशबुक खाता बही, बैठक, रजिस्टर आदि, ऋण, बचत, मूल्य बातें, बजट और बैंकिंग और वह ट्रैकिंग के लिए। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप का अर्थ और परिभाषा क्या है? सहायता समूह SHG एक ऐसा अनौपचारिक समूह है जो सामान्य सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का संगठन है। ये सदस्य स्वेच्छा से एक साथ आते हैं और अपनी बचत के को एक समूह कोष में जमा करते हैं। इस कोष से वे समूह के सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर छोटे छोटे ऋण उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्यों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देना और उन्हें सामूहिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। फिर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सदस्यता। एक स्वयं सहायता समूह के आमतौर पे 10 से 20 सदस्य होते हैं। चूंकि एक अनौपचारिक समूह है, इसलिए अक्सर इनके सदस्य एक ही गांव या मोहल्ले के होते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति लगभग में समान होती है। स्वैच्छिक संगठन या समूह स्वैच्छिक आधार पर बनता है। सदस्य अपनी इच्छा से समूह में शामिल होते हैं तथा अपनी इच्छा से इन्हें छोड़ सकते हैं। सामूहिक निर्णय, समूह का प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होती है। प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट का अधिकार होता है, चाहे उसे ने कितनी भी बचत जमा की हो। आत्मनिर्भरता, समूह का लक्ष्य अपने संसाधनों, सदस्यों की बचत पर चलना और धीरे धीरे बाहरी ऋण पर निर्भरता कम करना है। पारदर्शिता, समूह के सभी गतिविधियां, विशेष रूप से वित्तीय लेन देन, पूरी तरह से खुले और पारदर्शी तरीके से किए जाते हैं। सभी सदस्यों को हर बार बैठक में हिसाब किताब की जानकारी देनी होती है। स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता सदस्यों की नियमित बचत की आदत विकसित करना, सदस्यों को उनकी आवश्यकता के लिए सहज और सस्ती ब्याज दरों को उपलब्ध कराता है। सदस्यों को वित्तीय साक्षरता और प्रबंधन को प्रशिक्षण देना है। सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है। सदस्यों को सामूहिक रूप से व्यवसाय शुरू करने या सामाजिक मुद्दे जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करने के लिए प्रेरित करना है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। स्वयं सहायता समूह के गठन और संचालन, एक SHG का गठन आमतौर पर एक NGO या सरकारी एजेंसी द्वारा प्रशिक्षित एक फैसिलिटेट सहयोगी की मदद से किया जाता है। फैसिलिटी समूह के सदस्यों का समूह बनने, नियम बनाने और लेखा जोखा रखने और प्रशिक्षण देता है। समूह को नियमित बैठक आमतौर पर महीने में एक बार होती है, जहां सदस्य अपनी बचत जमा करते हैं, ऋण के लिए आवेदन करते हैं, ऋण की किस्तें चुकाते हैं और सामूहिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। स्वयं सहायता समूह के लाभ, स्वयं सहायता समूह के लाभ क्या क्या है? आर्थिक लाभ, सदस्यों को ब्याज पर उधार देने के लिए साहूकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। सामाजिक लाभ, महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, सामूहिकता की भावना बढ़ती है और सामाजिक एकजुटता मजबूत होती है। व्यक्तिगत लाभ, सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ता है, ये वे बचत बैंकिंग प्रणाली से जुड़ते हैं और नेतृत्व कौशल का विकास होता है। फिर आता है निष्कर्ष। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण और शहरी गरीबों, विशेष रूप से महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक शक्तिशाली माध्यम साबित हुआ है। यह लोगों को स्वावलंबी बनाने, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किसी के लिए प्रेरित करता है। यह सहयोग और आपसी विश्वास पर आधारित एक ऐसी प्रक्रिया है जो अकेले चलो की बजाय साथ मिलकर चलो की भावना को बढ़ावा देता है। फिर आता है बही खाता और वित्तीय साक्षरता की बुनियादी बातें। ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक आर्थिक गतिविधियों का सफल संचालन, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह SHG, ग्राम संगठन VO तथा क्लस्टर स्तरीय संघ CLF के लिए 2 मूलभूत कौशलों पर निर्भर करता है: व्यवस्थित नहीं, लेखन और वित्तीय जागरूकता पर। फिर आता है खाता बही की अवधारणा और महत्व। खाता बही की अवधारणा क्या है और महत्व क्या है? खाता बही क्या है? खाता बही एक ऐसी नियमित प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी वित्तीय लेन देन एक क्रमबद्ध अभिलेखन, वर्गीकरण और सारांश किया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह ट्रैक रखना है कि धनराशि वहां से प्राप्त हुई तथा इसका उपयोग कहाँ किया गया है। फिर बही खाता का महत्व। बही खाता किसी भी व्यवसाय, चाहे छोटा हो या बड़ा, रीढ़ की हड्डी के समान है। इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझाया जा सकता है। क्या है? वित्तीय स्थिति की स्पष्ट तस्वीर।
क्या है, इसके अंतर्गत व्यवसाय को स्पष्ट तस्वीर आने जाती है, जैसे व्यवसाय में कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना कितना कर्ज है, उसके पास कितनी संपत्ति है। इसके मालिक का पता चलता है कि व्यवसाय में लाभ में है या हानि में है। फिर आता है निर्णय लेने का अधिकार। क्या व्यवसाय का विस्तार करना चाहिए, क्या नया उपकरण खरीदना चाहिए, क्या खर्च कम करने की जरूरत है, ऐसे सभी महत्वपूर्ण निर्णय बही खाताओं के रिकॉर्ड पर आधारित होती है। नकदी प्रवाह के प्रबंधन। इससे पता चलता है कि व्यवसाय में पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। इससे नकदी की कमी का या अधिकता का पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर आता है ऋणदाता से करने की वसूलियत। ऋण प्राप्त करने की सहूलियत। बैंक वित्त या संस्थान व्यवसाय को ऋण देने से पहले उसके वित्त रिकॉर्ड जैसे तलपट, लाभ, हानि खाता देखते हैं, अतः वही खाता ऋण प्राप्त करने के संभावना बढ़ा देता है। फिर धोखाधड़ी पर नियंत्रण। नियमित और सटीक बही खाता रखने से धोखाधड़ी या गबन की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि हर लेन देन का रिकॉर्ड रहता है। कानूनी अनुपालन। टैक्स रिटर्न दाखिल करने में, जीएसटी का हिसाब रखने में, कंपनी कानूनों का पालन करने के लिए सटीक बही खाता रिकॉर्ड अनिवार्य है। इसके बिना व्यवसाय पर जुर्माना लग सकता है। बही खाता लेखांकन में मौलिक सिद्धांत। बही खाता लेखांकन का मौलिक सिद्धांत क्या क्या है? लेन देन का पूर्ण वितरण सिद्धांत। लेखांकन की पुस्तकों में संस्था के प्रत्येक वित्तीय लेन देन, चाहे वह मौद्रिक मूल्य अल्प हो या अधिक, पूर्ण या व्यवस्थित विवरण अंकित किया जाना अनिवार्य है। कालानुक्रमिक अभिलेखन का सिद्धांत। समस्त व्यावसायिक लेन देन का लेखा उसी घटनाक्रम के अनुसार अर्थात दिनांकवार किया जाना चाहिए जिसे वह घटित होने के क्रम में स्पष्ट हो। फिर आता है स्पष्टता और शुद्धता का सिद्धांत। खाता बही में किया गया अभिलेखन अत्यंत सुस्पष्ट, भ्रमरहित तथा तथाकथित दृष्टि से पूर्णतः यथार्थ का दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रामाणिकता तथा सत्यापन का सिद्धांत। प्रत्येक लेन देन के लेखे की पुष्टि हेतु एक उचित दस्तावेजीकरण जैसे मूल पत्र, वाउचर, रसीद, अभिसाक्ष्य का विद्यमान होना आवश्यक है। फिर आता है नियमितता और समयबद्धता। लेखा रिकॉर्ड का नियमित रूप से लेन देन में यथाशीघ्र पश्चात ही अधिरत्न किया जाना चाहिए, ताकि वे सदैव वर्तमान स्थिति का सही चरण प्रस्तुत कर सके। फिर आता है स्व सहायता समूह वीओ वीएलसी स्तर पर बही खाता के प्रमुख तत्व जैसे कैशबुक। कैशबुक का परिचय। कैशबुक एक मूलभूत लेखा रजिस्टर अथवा बही है जिसका प्रयोग समूह द्वारा समस्त नकदी व्यवहारों का अभिलेखित करने में किया जाता है। इसमें नकद की आय, प्राप्ति, नकद व्यय, भुगतान दोनों का विवरण क्रमानुसार रूप से दर्ज किया जाता है। संक्षेप में यह समूह के नकदी का आवागमन का एक स्थायी और व्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत करता है। यह लेखांकन की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। फिर आता है कैशबुक की संरचना का स्वरूप। एक सामान्य कैशबुक के दो प्रमुख खंडों में विभाजित किया जाता है। डेबिट पक्ष माने प्राप्ति पक्ष। इस भाग में वे सभी राशियां अंकित की जाती है जो संस्था को नकद के रूप में प्राप्त हो या नकदी की प्रवाह को दर्शाता है। फिर आता है क्रेडिट पक्ष माने कि भुगतान पक्ष। इस भाग में वे सभी राशियां अंकित की जाती है जो संस्था द्वारा नकद रूप में चुकाया गया हो या नकदी के बहिर्वाह को दर्शाता है। कैशबुक में शामिल होने वाली सूचनाएं, दिनांक, डेट या वह तिथि जिस पर वित्तीय व्यवहार संपन्न हुआ हो, विवरण, पार्टिकुलर्स, लेन देन की प्रकृति का संक्षिप्त स्पष्टीकरण, उदाहरण स्वयं से मासिक बचत प्राप्त सदस्य एक्स को ऋण विपरीत बैठक में किराया अदा किया आदि किया जाता है। वाउचर क्रमांक, वाउचर नंबर या उस समर्थक दस्तावेज की अद्वितीय पहचान अंक जैसे कोई रसीद या भुगतान पर्ची जो लेन देन की पुष्टि करता हो। प्राप्त राशि, रिसिप्ट अकाउंट, नकद से प्राप्त हुई धनराशि की मौद्रिक राशि होती है। भुगतान राशि, पेमेंट अमाउंट, नकद के भुगतान की गई धनराशि को मैट्रिक राशि कहते हैं। शेष राशि, बैलेंस, प्रत्येक प्रविष्टि के पश्चात शेष राशि नकदी राशि की गणना की जाती है जिससे वर्तमान नकद शेष सदैव ज्ञात रहता है। प्राधिकारी हस्तक्षेप, ऑथराइज सिग्नेचर, लेन देन को प्रमाणित करने वाले प्राधिकार के हस्ताक्षर जो जवाबदेही को सुनिश्चित करते हैं। फिर आता है एसएचजी, वीओ और वीएलसी के संदर्भ में कैशबुक के साथ समर्थ महत्व। नकद प्रबंधन में सहायता, यह संगठन के पास उपलब्ध वास्तविक नकदी की स्थिति का तत्काल और सटीक ब्यौरा प्रदान करता है जिससे दैनिक कार्यों को सुचारू संचालन होता है। वित्तीय पारदर्शिता का आधार, यह एक केंद्रीय दस्तावेज के रूप में कार्य करता है जो सभी नकद लेन देन को खुला रखता है जिससे सदस्यों के मध्य विश्वास और पारदर्शिता बनी रहती है। निर्णय की सहभागिता, निर्णय की सहभागिता,
नकदी के प्रवाह के प्रारूप को समझने में, समूह की भविष्यवाणी की योजना बनाने, निवेश के अवसर तराशने, व्यय का प्रबंधन करने में सहायता मिलती है। सत्यापन और लेखा परीक्षण की सुगमता, क्रमबद्ध रिकॉर्ड और वाउचर संख्याओं के संदर्भ के कारण किसी भी प्रकार की त्रुटि या शीघ्र का पता लगाने या आंतरिक या बाहर इन लेखा के ऑडिट करना सरल हो जाता है। आधार के रूप में कैश बही, लेखांकन प्रक्रिया में कैश बुक में दर्ज किए गए सभी लेन देन प्राथमिक और अधिकृत रिकॉर्ड का कार्य करते हैं। इसमें पुस्तक के अभिलेखित प्रविष्टि ही अन्य खाता, सहायक खाता बहियों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण लेजर खातों को लेन देन लेने देने की स्थितियों का पोस्ट का आधार निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में, कैशबुक किसी भी लेन देन का अभिलेखन, लेजर से संबंधित खातों का अध्यापन करने के लिए आवश्यक सूचना का अधिकार प्रदान करता है। बैठक का प्रतिवेदन, रिपोर्टिंग इन ए मीटिंग, संगठन के नियमित बैठक के दौरान कैशबुक का वर्तमान स्थिति के अनुसार अद्यतन किया जाता है ताकि इसमें समस्त हालिया वित्तीय गतिविधियों का सटीक विवरण उपलब्ध हो। इस अद्यतन रिपोर्ट की बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विशेष रूप से वर्तमान नकदी शेष राशि के बारे में स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी प्रदान की जाती है। यह प्रक्रिया वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सूचित निर्णय की प्रक्रिया को एकदम आवश्यक कदम है। फिर आता उदाहरणकृत सरलीकृत यहाँ दिखाए, जैसे तारीख 1/1/2020 प्रारंभिक राशि शेष राशि 1000 था। 4/1/2020 सदस्य 1 की बचत 100 रुपये प्राप्ति हुआ। 5B में सदस्य B को ऋण दिया गया 500 तो 600 रुपये हो गया। फिर 10/11 को सदस्य A द्वारा ऋण की वापसी 520 रुपये होती है तो 1120 हो गया। 5/1/2020 को स्टेशनरी की खरीद हुई 50 रुपये का तो 1170 रुपये बचा। खाता बहिता के प्रमुख तत्व, लेजर में खाता बही। लेजर खाता बही का अर्थ क्या है? लेजर खाता बही पद्धति एक मौलिक तथा प्रमुख अंग है या एक ऐसी प्राथमिक बही बुक है जिसमें विभिन्न जनरल रोजाना माचा के ऐसी रोजाना के लेन देन को उनकी प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत, संचित और व्यवस्थित ढंग से अलग अलग खातों में हस्तांतरित किया जाता है। जहां रोजमर्रा के लेन देन का कलमानुक्रम विवरण प्रस्तुत करते हैं, वही लेजर उन्हीं विश्लेषणात्मक रूप से समान प्रकार के खातों में अंतर्गत ग्रहित करता है। इस कारण से लेजर में बही खाता की रीढ़ अथवा मुख्य बही खाता भी कहा जाता है। लेजर के प्रमुख उद्देश्य, वर्गीकरण। इसका प्राथमिक उद्देश्य असंगठित लेन देन को समान प्रकृति के आधार पर अलग अलग खातों में वर्गीकृत करना है। जैसे सभी ब्याज संबंधी लेन देन ब्याज खाते में दर्ज किए जाते हैं। फिर आता है शेष खाता। किसी भी विशिष्ट तिथि पर किसी खास खाते, जैसे किसी सदस्य को सदस्य शेष ज्ञात करना लेजर के माध्यम से संभव होता है। इसमें किसी भी सदस्य को कुल बकाया ऋण, कुल जमा बचत, संस्था के कुल ब्याज के सहज पता चलता है। वित्तीय स्थिति का निर्धारण, सभी खातों में शेषों के आधार पर अंतिम खातों व्यय खाता के तुलना पत्र किया जाता है जो संस्था की वित्तीय स्थिति और कार्य निष्पादन को स्पष्ट चित्रित प्रस्तुत करता है। नियंत्रण और सत्यापन, लेजर लेखांकन की सटीकता की जांच करने के और लेन देन के नियंत्रण रखने का आधार प्रदान करता है। SGVO VLC स्तर पर प्रासंगिक लेजर खातों के प्रकार, स्वयं सहायता समूह में, संवर्धन संस्था या क्लस्टर संघ में संदर्भ में विभिन्न प्रमुख खाते आते हैं। कौन कौन खाते आते हैं? पहला आता है सदस्य व्यक्तिगत खाता, मेंबर पर्सनल अकाउंट। प्रत्येक सदस्य के लिए पृथक खाता खोला जाता है जिसमें उसकी मासिक बचत, प्राप्त ऋण, ऋणों की किस्तें का भुगतान, अदा किया गया ब्याज आदि का पूर्ण वितरण दर्ज होता है। बचत खाता, सेविंग अकाउंट, समूह या संघ के सभी सदस्यों द्वारा जमा की गई कुल सामूहिक बचत संचय रिकॉर्ड होती है। फिर आता है ऋण खाता, लोन अमाउंट। समूह या संघ के द्वारा अपने सदस्यों को विपरीत किए गए ऋणों की कुल राशि, उनकी वसूली या बकाया राशि का लेखा जोखा होता है। ब्याज आय खाता, इंटरेस्ट अमाउंट इनकम अकाउंट, सदस्यों के ऋण से प्राप्त कुल ब्याज का आय का वितरण होता है। बैंक खाता, संघ या समूह के बैंक खाते में जमा निकासी चेक जारी करने के लिए विस्तृत ब्यौरा होता है। व्यय खाता, संस्था के प्रशासनिक और परिचालनात्मक व्यय जैसे बैठक खर्च, लेखा पुस्तकों में खर्च, यात्रा व्यय, परीक्षण व्यय आदि का विवरण होता है। पारिश्रमिक खाता, समूह के सदस्यों को बाहरी व्यक्तियों को सेवाओं के बदले में दिए गए पारिश्रमिक का लेखा होता है। लेजर खाते की संरचना, टी आकार का प्रारूप। लेजर खाते में सामान्यतः टी आकार में प्रस्तुत किया जाता है जो दो पक्ष में होते हैं। पहला होता है बायां पक्ष। बाएं पक्ष में
डीआर पक्ष होता है, जिससे हम लोग समझ परिसंपत्तियों की वृद्धि व्यय के दर्ज करते हुए। दाया पक्ष में क्रेडिट पक्ष होता है, जिसमें जमा पक्ष होते हैं। इस पक्ष में भुगतान दायित्व की वृद्धि आयों में दर्ज किया जाता है। प्रत्येक लेन देन में डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के बराबर होते हैं, जिसमें लेखांकन की मूलभूत अवधारणा दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम पूर्ण होती है, जिसे किसी भी समय खाते में शेष से निकाली जाने वाली दोनों पक्षों के कुल योग की तुलना की जा सकती है। फिर आता है लेजर का महत्व। वीओ और वीएलसी के लिए विस्तृत जानकारी देना। लेजर समूह के प्रत्येक सदस्यों के वित्त गतिविधि, जैसे उनकी बचत, प्राप्त ऋण की राशि, ऋण की वापसी तथा ब्याज की भुगतान आदि का एक व्यवस्थित और विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करता है। यह समूह की समग्र वित्तीय स्थिति को स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। जवाबदेही और सदस्यों की जागरूकता में वृद्धि। जब प्रत्येक सदस्य अपने लेन देन में स्पष्ट और पारदर्शी विवरण लेजर में देख सकता है, तो समूह में प्रति विश्वास और जवाबदेही की भावना मजबूत होती है। सदस्य अपनी बचत की प्रगति और ऋण के शेष राशि में सटीक से सटीक रूप में ट्रैक कर सकता है। वित्त विवरण के निर्माण का आधार। लेजर में दर्ज आंकड़ों की मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों, जैसे कि आय व्यय खाता, आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट आदि को तैयार करने में प्राथमिक स्रोत होता है। यह विवरण समूह के वित्तीय प्रदर्शन को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर आता है लेखा परीक्षा ऑडिट सहयोग। यह सटीक और अध्ययन लेजर आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकारों के लेखा परीक्षकों की प्रक्रियाओं का सुगम बनाता है। यह लेखा परीक्षकों के लिए सत्यापित करना सरल कर देता है और कि सभी लेन देन उचित पारदर्शिता के साथ दर्ज किए गए हैं और वित्तीय नियमों का पालन हुआ है। फिर आता है सूचनाओं के निर्धारण का में सहायक। लेजर में उपलब्ध ऐतिहासिक आंकड़े समूह के नेतृत्व में अधिक सटीक निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। इसमें इसके विश्लेषण के लिए यह आकलन करना सरल हो जाता है कि सदस्यों ने अपने ऋण की समय पर वापसी की है और उन्हें भविष्य में ऋण सहायता की आवश्यकता हो सकती है, जिन्हें ऋण जोखिम प्रबंधन में मदद मिलती है। संक्षेप में, लेजर केवल एक खाता बही न होकर एसएचजी संरचना में वित्तीय व्यवस्था, पारदर्शिता और स्थिरता का मूल आधार है। क्या है? एक ऐसी आधिकारिक बही खाता या एक ऐसी ऑफिशियल रिकॉर्ड बुक है जिसमें संगठन के, कंपनी, समिति, संस्था की बैठकों में हुए चर्चाओं, निर्णय और मतदान के परिणामों का विस्तृत और सटीक लेखा जोखा रखा जाता है। अन्य शब्दों में, बैठक के विवरण पुस्तक में मिनट्स बुक भी कहा जाता है। यह केवल कुछ बैठक फैसलों के सारांश के नहीं बल्कि एक कानूनी दस्तावेज है। महत्व। कार्यवाही रजिस्टर का महत्व कई स्तरों पर है, जो इसे किसी भी संगठन के लिए अनिवार्य बनाता है। कानूनी महत्व, लीगल इंपॉर्टेंस, कानूनी आवश्यकता। भारत कंपनी अधिनियम 2013 और सोसाइटी रजिस्ट्री एक्ट के तहत कंपनी और रजिस्टर्ड सोसाइटियों के लिए अपने सभी बोर्ड और सदस्यों की बैठकों के मिनट्स रखना कानूनी रूप से अनिवार्य है। पारदर्शिता और जवाबदेही। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और यह साबित करता है कि संगठन ने अपने सभी निर्णय उचित प्रक्रिया का पालन करके लिए हैं। प्रशासनिक महत्व। निर्णय का अभिलेख। यह संगठन के इतिहास से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह भविष्य में यह जानने के लिए की आवश्यकता है कि अतीत में किन मुद्दों पर क्या निर्णय लिए गए थे। फिर आता है निरंतरता बनाए रखना। संगठन के सदस्य बदलते रहते हैं। नए सदस्य और अधिकारियों के लिए पुराने निर्णय और उनके कारणों को समझना आसान होता है। कर्तव्यों का बंटवारा। इसमें अक्सर किए जाने वाले कार्यों और जिम्मेदारी व्यक्तियों का उल्लेख होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्णय का पालन किया जाए। संदर्भ का स्रोत। भविष्य की योजना बनाने और नीतियां तय करने के लिए पुराने मिनट्स एक महत्वपूर्ण संदर्भ का काम करते हैं। यह भ्रम या गलत फहमियों को दूर करता है, क्योंकि सब कुछ लिखित रूप में दर्ज होता है। पारदर्शिता और विश्वास। जब सदस्यों को पता होता है कि उनकी बैठकों का विवरण रखा जा रहा है, तो वे अधिक अनुशासित और जिम्मेदारी से कार्य करते हैं। यह हितधारक जैसे शेयरधारक और निवेश धारकों के बीच विश्वास पैदा करता है। सदस्य पासबुक। यह पुस्तिका एक या दस्तावेज है जो किसी सहकारी समिति, हाउसिंग सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव या अन्य संगठनों का सदस्य होने का प्रमाण देती है कि उन सदस्यों का संगठन के बीच होने वाले वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखती है। अन्य शब्दों में, मेंबर्स बुक, शेयर बुक, सदस्य लेखा पुस्तिका भी कहते हैं, लेकिन यह बैंकों के बजाय किसी संगठन या सोसाइटी की ओर से जारी की जाती है। इसमें आमतौर पर निम्नलिखित जानकारी दर्ज होती है। सदस्य का विवरण, सदस्य का नाम, पता, सदस्यता संख्या आदि। शेयर हिस्से का विवरण, सदस्य द्वारा किए गए अंशों या हिस्से की संख्या आदि उनकी राशि है। लेन देन का वितरण, सदस्य द्वारा की गई मासिक किस्तें,
अंशदान, निधि, शेयर बाजार, ब्याज आदि का ब्यौरा होता है। जमा और निकासी, संगठन की ओर से प्राप्त की जाने वाली राशि जैसे लाभांश और ब्याज सदस्यों की भुगतान की गई राशि है। शेष राशि, प्रत्येक लेन देन के बाद सदस्यों का संगठन के साथ बकाया या जमा शेष होता है। महत्व, सदस्यता का प्रमाण, यह पासबुक यह साबित करता है कि व्यक्ति उस संगठन का एक कानूनी और पंजीकृत सदस्य है। उसके बिना सदस्यों के संगठन का लाभ जैसे मकान पर कब्जा, लाभांश, वोटिंग का अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। वित्तीय पारदर्शिता, सदस्यों को अपने सभी भुगतानों और लेन देन के स्पष्ट और अद्यतन ब्यौरा रखने में मदद मिलती है। इससे भुगतान संबंधित किसी भी विवाद से बचा जा सकता है। फिर आता है ऋण लेने में सहायक, बैंकों के वित्तीय संस्थाएं सदस्य पासबुक को आय का एक सबूत या संपत्ति के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। इससे ऋण में मिलने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। लेन देन का प्राथमिक रिकॉर्ड, यह सदस्यों के पास मौजूदा वह प्रमाण है जिसके आधार पर यह संगठन के खातों में कोई गड़बड़ी होने पर आपत्ति कर सकते हैं। फिर आता है संपत्ति के हस्तांतरण में आसानी, भविष्य में संपत्ति को बेचने, हस्तांतरण करने समय पर यह पासबुक सभी भुगतानों का इतिहास रखती है, जो यह बहुत आवश्यक है। लेखांकन में सहायता, संगठन के लिए प्रत्येक सदस्य के साथ हुए लेन देन का रिकॉर्ड रखना आसान हो जाता है। विवादों से सुरक्षा, सदस्यों द्वारा पासबुक से प्राप्त प्रत्येक एंट्री पर हस्ताक्षर और मुहर लगाकर भविष्य में होने वाली किसी भी वित्तीय विवाद को रोकता है। फिर आता है कानूनी अनुपालन, सरकारी समिति अधिनियम जैसे कानूनों के तहत सदस्यों के साथ हुए लेन देन का सही रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। सदस्यों के पासबुक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऋण रजिस्टर, ऋण रजिस्टर एक ऐसी बही या लेजर है जिसमें किसी भी संगठन जैसे बैंक, सहकारी समिति, एनजीओ और कंपनी द्वारा किए गए सभी ऋणों और क्रमबद्ध विवरण दर्ज किया जाता है। यह रजिस्टर में आमतौर पर निम्नलिखित जानकारियां दर्ज होती है: ऋण देने वाले का वितरण, ऋण लेने वाले का विवरण, ऋण का विवरण, ऋण राशि, ब्याज दर, पुनः भुगतान की शर्तें, पारिश्रमिक गारंटी, भुगतान रिकॉर्ड आदि। महत्व, केंद्रीकृत रिकॉर्ड या संगठन के सभी ऋण खातों को एक ही जगह पर संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इससे किसी भी ऋण की स्थिति में तुरंत जांचना और प्रबंध करना आसान हो जाता है। नकदी प्रवाह का पुनर्मान, यह भविष्य में आने वाले नकदी प्रवाह का अनुमान लगाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें आने वाली किस्तें और ब्याज की आय पर का पूरा विवरण होता है। फिर आता है एनपीए प्रबंधन, इसकी मदद से देर से चुकाए जा रहे ऋणों के ओवरड्यू लोन या गैर निष्पादित अस्तियां एनपीए पर आसानी से नज़र रखी जा सकती है और उनके लिए कार्रवाई की जा सकती है। अंशधारकों और सदस्यों के प्रति जवाबदेही, संगठन के सदस्य या अंशधारक यह जानने का अधिकार रखते हैं कि उनके धन का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। ऋण रजिस्टर इस बात की पारदर्शिता सुनिश्चित करती है कि ऋण उचित नियमों के तहत और पक्षपात तरीके से दिया जाए। कानूनी आवश्यकता, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 और सरकारी समिति अधिनियम जैसे कानूनों के तहत कंपनियों की समितियों के लिए अपने सभी ऋण का सही ब्यौरा रखना कानूनी अनिवार्य है। कर अनुपालन, ऋण से प्राप्त ब्याज आय पर कर चुकाना होता है। ऋण रजिस्टर पर अधिकारियों को ऋण से होने वाली आय का सही विवरण प्रस्तुत करने में मदद करती है। फिर आता है बचत रजिस्टर। बचत रजिस्टर एक लेखा दस्तावेज या लॉगबुक है जिससे आप अपने बचत खाते, सेविंग अकाउंट में होने वाली सभी लेन देन को विस्तृत से नोट करते हैं। इसे एक डायरी की तरह समझा जा सकता है जो सिर्फ बचत से संबंधित रिकॉर्ड रखता है, जिसमें आमतौर पर निम्न जानकारी दर्ज होती है: तारीख, विवरण, जमा राशि, निकासी राशि, शेष राशि के रूप में। फिर आता है महत्व, वित्तीय अनुशासन और जागरूकता। वित्तीय अनुशासन और जागरूकता, वित्तीय लक्ष्यों की ट्रैकिंग, गलतियों और धोखाधड़ी का पता लगाना, बजट बनाने और योजना में सहायक, डिजिटल निर्भरता कम करना, ब्याज की गणना में सहायक। अब आता है उपस्थिति रजिस्टर। उपस्थिति रजिस्टर एक ऐसा अभिलेख या दस्तावेज है जिसका उपयोग किसी संगठन, संस्था या संस्थान पर व्यक्तियों की उपस्थिति, अनुपस्थिति और कभी कभी आने जाने के पास को नियमित रूप से दर्ज करने के लिए किया जाता है। महत्व, वेतन और वेतनभोगियों की गणना का आधार होता है। अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखना, छुट्टियों और आवश्यक अवकाशों का प्रबंधन, कानूनी और दायित्व। महत्व, उत्पादकता और प्रदर्शन का विश्लेषण, सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों में सहायक, पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए। वित्तीय साक्षरता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। वित्तीय साक्षरता का अर्थ है कि वित्तीय समझ और ज्ञान का वह स्तर जिससे वह मुद्रा का प्रबंधन, निवेश, ऋण और बचत से जुड़े सही और
प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम हो। इनमें निम्न बातों को शामिल होते हैं: वित्तीय अवधारणाओं की बुनियादी समझ, वित्त उत्पादन जैसे बचत खाते, म्यूचुअल फंड, अंश ब्याज, बीमा, क्रेडिट आदि, बैंकिंग सेवाओं का उपयोग जैसे बैंकिंग, डिजिटल भुगतान आदि जैसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया करना। वित्तीय साक्षरता का महत्व: व्यक्तिगत व्यक्तिगत वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता या व्यक्तियों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाती है और आप दूसरों पर निर्भर हुए बिना भी अपने वित्तीय फैसले खुद ले सकते हैं। सही निवेश का निर्णय: वित्तीय रूप से साक्षर व्यक्ति संभावनाओं या दूसरों की सलाह के बजाय तथ्यों और डेटा के आधार पर निवेश का फैसला लेते हैं। ऋण प्रबंधन और कर्ज की मुक्ति: कर्ज के जाल में फंसने से बचना, मौजूदा कर्ज को चुकाने के लिए एक योजना बनाना। वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षा: वित्तीय साक्षरता से व्यक्ति नकदी योजनाओं, फ्रॉड और स्कैम की पहचान करना सीखता है। रिटायरमेंट का बेहतर योजना: वह व्यक्ति की इस बात को समझने में मदद करती है कि भविष्य के लिए कितना पैसा बचाना और निवेश करना जरूरी है ताकि रिटायरमेंट के बाद जीवन स्तर में बना रहे। फिर आता है अर्थव्यवस्था में योगदान: वित्तीय रूप से साक्षर नागरिक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। वे बचत और निवेश बढ़ाने जिससे पूंजी निर्माण होता है। वित्तीय साक्षरता के प्रमुख लक्षण क्या क्या है? बजट बनाना और प्रबंधन करना, बचत, निवेश, ऋण प्रबंधन, सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन करना है। बचत की बुनियादी बातें: बेसिक ऑफ सेविंग्स। बचत क्या है? मनुष्य की आय का एक भाग जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में खर्च होता है, शेष भाग को वह भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है, वही बचत कहलाती है। बचत न केवल व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा देती है बल्कि समाज और राष्ट्र में आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान करती है। समीकरण: बचत बराबर आय माइनस व्यय होता है। बचत की परिभाषाएं: मार्शल: बचत आय का वह भाग है जो तत्कालिक आवश्यकताओं पर खर्च न होकर भविष्य की जरूरतों के लिए सुरक्षित रखता है। प्रोफेसर हानसेन ने बचत का अर्थ उपयोग व्यय पर होने वाली आय से अधिक शेष रह जाने वाला भाग है। जे एस केसिन: बचत आय का वह हिस्सा है जिसे उपभोग में खर्च नहीं किया जाएगा। बचत का महत्व: वित्तीय सुरक्षा: बचत आपातकालीन परिस्थितियों में जैसे चिकित्सा व्यय, नौकरी और अन्य अप्राकृतिक खर्चों की सुरक्षा कवच प्रदान करता है। भविष्य का लक्ष्य: बचत दीर्घकालिक लक्ष्यों के जैसे घर खरीदना, शिक्षा, व्यवसाय शुरू करने में मदद करता है। नियमित बचत और निवेश के माध्यम से धन संचय किया जा सकता है। सेवानिवृत्ति की योजना: रिटायरमेंट प्लानिंग। बचत सेवानिवृत्ति के लिए वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। नियमित बचत को पेंशन योजनाओं का रिटायरमेंट फंड के निवेश करने के लिए भविष्य में आरामदायक जीवन मिलता है। उदाहरण के लिए पीएफ, एनपीएस आदि है। फिर आता है ऋण का बचाव: बचत होने से अप्रत्याशित खर्चों में कर्ज लेने की आवश्यकता कम होती है जिससे कि उच्च ब्याज दरों से बचाया जा सकता है। आर्थिक स्थिरता: व्यक्तिगत बचत राष्ट्रीय बचत दर को बढ़ाती है जो अर्थव्यवस्था में निवेश के विकास को प्रोत्साहित करती है। फिर आता है बचत के प्रकार। औपचारिक बचत: ये वे बचत साधन है जिसमें सरकार या मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान जैसे बैंक, डाकघर, सहकारी समिति आदि समिति करती है जिसमें पारदर्शिता, सुरक्षा और नियामक संरचना मिलता है। फिर आता है बैंक खाता। बचत बैंक खाता: इसमें न्यूनतम शेष राशि रखकर खाता खोला जाता है। यह बचत को सुरक्षित और तरल साधन है। सावधि जमा: इसमें निश्चित समय अवधि के लिए राशि जमा कराई जाती है। आवृत्ति जमा: इसमें व्यक्ति नियमित राशि जमा करता है और छोटे छोटे किसानों और मजदूरों के लिए उपयुक्त होता है। फिर डाकघर बचत: ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर की पहुंच अधिक होती तथा इसकी कई योजनाएं जो बचत को बढ़ावा देती है जैसे डाकघर बचत खाता, मंथली इनकम स्कीम, पब्लिक पॉवर्टी फंड, किसान विकास पत्र आदि। एसएचजी में बचत स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं और कमजोर वर्णों के बीच लोकप्रिय है। इसमें सदस्य नियमित रूप से छोटी छोटी रकम जमा करते हैं जिसका उपयोग ऋण और छोटे निवेशों में होता है। फिर आता है अनौपचारिक बचत: ये वे बचत साधन है जिसका संचालन बिना किसी औपचारिक संस्था या नियम से के होता है। इसमें जोखिम अधिक होता है परंतु ग्रामीण समाज में इसका चलन अभी भी है। नगद: घर में नकद रखना: लोग अक्सर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा घर में सुरक्षित रखते हैं। तिजोरी, बर्तन, गड्ढे में रखना। फिर आता है पशुधन और आभूषण: ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी बचत पशुधन जैसे गाय, भैंस, बकरी, बैल या सोना चांदी के आभूषणों के रूप में निवेश करते हैं। चिट फंड: यह अनौपचारिक समूह के अधिकतर बचत और ऋण व्यवस्था। इसमें ब्याज का लाभ और लॉटरी बोली प्रणाली से मिलता है परंतु इसका संचालन नियमित रहते होने के बजाय धोखाधड़ी आशंका रहती है।
प्रभावी बचत का सिद्धांत। स्वयं सहायता समूह एसएचजी ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों द्वारा गठित छोटे छोटे समूह होते हैं जिसका उद्देश्य नियमित बचत करना है। उस बचत की पारदर्शी ढंग से संचालित करना और आवश्यकता पड़ने पर छोटे छोटे ऋण उपलब्ध कराना है। फिर आता है नियमितता। प्रत्येक सदस्य को हर बैठक में अपनी बचत की निश्चित राशि जमा करनी होती है। स्वैच्छिक योगदान। बचत की राशि सदस्य आय और क्षमता के अनुसार तय होनी चाहिए तथा योगदान स्वेच्छा से होना चाहिए, दबाव पूर्वक नहीं। छोटे पैमाने की शुरुआत। प्रारंभ में बहुत अधिक बचत करना आवश्यक नहीं है, बेहतर है छोटी छोटी पर नियमित राशि बचाई जाए। फिर आता है लक्ष्य निर्धारण। केवल बचत केवल जमा करने से नहीं होनी चाहिए बल्कि यह स्पष्ट उद्देश्य के लिए हो। पारदर्शिता। सभी सदस्यों के लिए बचत और लेन देन का रजिस्टर नियमित रूप से अधिकृत होना चाहिए। सुरक्षा और विश्वसनीयता। समूह के नगद बचत घर में न रखकर बैंक खातों में जमा करना चाहिए जिससे चोरी या दुरुपयोग की खतरा नहीं रहता है। साझेदारी। प्रत्येक सदस्य समूह के प्रति जिम्मेदार और अनुशासनशीलता पर सामूहिक रूप से निर्णय लेकर कार्यवाही की जाए। लाभप्रद निवेश। जमा की गई बचत को केवल संग्रहित करने की बजाय सामूहिक रूप से छोटे कणों में लगाया जाए। इससे समूह की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सदस्यों में विश्वास बढ़ेगा। फिर आता है बचत को बढ़ावा देने में स्वयं सहायता समूह की भूमिका। ग्रामीण भारत में स्वयं सहायता समूह न केवल महिलाओं और कमजोर वर्गों को संगठित करता है बल्कि उन्हें बचत और ऋण प्रबंधन की दिशा में भी सक्षम बनाता है। ये समूह छोटी छोटी बचत को एकत्रित कर बड़े वित्तीय साधन में बदलने में सशक्त माध्यम है। प्रेरणा। एसएचजी के सदस्य एक दूसरे के बचत की आदत अपनाने के लिए लगातार प्रेरित करते हैं। सामूहिक माहौल में व्यक्ति बचत करने के लिए अधिक प्रतिबंध रहता है। वित्तीय अनुशासन। समूह में नियम और प्रक्रियाएं जैसे तय तिथि में बचत जमा करना, बैठक की उपस्थिति में निर्णयों का पालन करना सदस्यों के अनुशासन प्रिय बनाता है। आसान पहुंच। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों तक सीधी पहुंच अक्सर कठिन होता है। एसएचजी एक पुल की तरह कार्य करते हैं। समूह के माध्यम से छोटी छोटी बचत भी बैंक खातों तक आसानी से पहुंचती है। सुरक्षा। समूह द्वारा संचालित बचत को बैंक में जमा किया जाता है जिसमें घर के नकद रखने में जोखिम कम होता है। फिर आता है वित्तीय सशक्तिकरण। बचत और ऋण की सुविधाओं में अधिक सदस्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हैं। इससे ग्रामीण सदस्यों में आत्मनिर्भरता और आर्थिक समावेशन बढ़ता है। संकट का प्रबंधन। एसएचजी के सामूहिक बचत आपातकालीन परिस्थिति में जैसे बीमारी, प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी में सदस्यों के त्वरित सहायता प्रदान करती है। ऋण की बुनियादी बातें। बेसिक ऑफ लोन्स। ऋण क्या है? ऋण एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था है जिसमें ऋणदाता किसी व्यक्ति, संस्था अथवा व्यावसायिक इकाई की एक निश्चित राशि उपलब्ध कराता है, इस शर्त के साथ कि उसे भविष्य में एक निर्धारित अवधि के भीतर मूल्यधन के साथ ब्याज भी वापस होगा। फिर आता है ऋण समानता। निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए लिया जाता है। ऋण समानता। ऋण की बुनियादी बातें। ऋण क्या है? ऋण एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था जिसमें ऋणदाता किसी व्यक्ति संस्था अथवा व्यावसायिक इकाई को एक निश्चित राशि उपलब्ध कराता है जिस शर्त के साथ कि भविष्य में निर्धारित अवधि के भीतर मूल्यधन के साथ ब्याज भी वापस होगा। ऋण समानता निम्नलिखित उद्देश्यों से लिया जाता है। व्यक्तिगत आवश्यकताएं, उपभोग व व्यावसायिक निवेश, उत्पादन और विकास कार्यों के लिए। ऋण का महत्व क्या है? तो ऋण की उपलब्धता ऋण से व्यक्ति, किसान, व्यवसायी और उद्यमी अपनी कार्यशील पूंजी और निवेश की आवश्यकता पूरी करता है। आर्थिक विकास। ऋण के उत्पादन, उद्योग, कृषि और व्यापार को बढ़ावा मिलता है जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास होता है। रोजगार सृजन। ऋण लेकर नए उद्योग व्यवसाय स्थापित होते हैं, ऐसे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। फिर आता है आर्थिक स्थिति। ऋण लोगों को कठिन समय जैसे कि स्वास्थ्य, आपदा, आकस्मिक खर्च पे सहारा देता है। जीवन स्तर में सुधार। ऋण में व्यक्ति शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर जीवन स्तर को सुधार करता है। कृषि और ग्रामीण विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण कृषि उपकरण खरीदने, बीज, उर्वरक, सिंचाई सुविधाओं के लिए अति आवश्यक है। नवाचार उद्यमिता। स्टार्टअप और उद्यमियों को नए विचार, परियोजनाओं को लागू करने हेतु ऋण मुख्य रूप से होता है। ऋण के प्रकार। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण किसानों, मजदूरों, लघु उद्यमियों तथा ग्रामीण परिवारों के लिए एक आवश्यक वित्तीय साधन है। इसे मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। औपचारिक ऋण।
यह ऋण वित्तीय संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्धारित नियमों विनियमों के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं पारदर्शिता, नियामक नियंत्रण, कम ब्याज तथा दर तथा वापसी में निश्चित अवधि। इसके अंतर्गत प्रमुख स्रोत है बैंक ऋण। बैंक लीकेज कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह के बैंकों में जोड़कर ऋण उपलब्ध कराना। किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा किसानों को कृषि कार्य हेतु अल्पकालिक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना है। ग्रामीण उद्यमी कारीगर समूह के प्रत्यक्ष बैंक ऋण है। पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी व्यवसाय हेतु ऋण है। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं वे संस्थाएं ग्रामीण गरीबों के छोटे ऋण उपलब्ध कराती है जिसमें महिलाएं तथा एसएचजी समूह के विशेष ध्यान दिया जाता है। सरकारी योजनाएं आधारित ऋण विभिन्न योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ग्रामीण स्वरोजगार योजना, किसानों के सम्मान निधि से जुड़े क्रेडिट कार्यक्रम। इन योजनाओं के अंतर्गत सब्सिडी और रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अनौपचारिक ऋण यह ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी व्यापक है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होता है, परंतु इसके उच्च ब्याज दरें और शोषणकारी शर्तें शामिल है। इसके अंतर्गत साहूकार और जमींदार यह अक्सर 24 से 60% तक ऊंची ब्याज दरों पर ऋण देता है। यह गिरवी, बंधुआ मजदूरी और शोषणकारी प्रथाओं से जुड़ा रहता है। रिश्तेदार और मित्र अपनों के साथ उधारी व्यय ब्याज रहित नुकसान ब्याज पर होती है। यह राशि सीमित होती है परंतु सामाजिक दबाव के कारण समय पर वापसी अपेक्षित रहती है। और व्यापार और महाजन अक्सर समय फसल और उत्पादन के बदले अग्रिम ऋण लेते हैं। किसानों को अपनी उपज कम दामों पर व्यापारियों को बेचनी पड़ती है। एसएचजी के आंतरिक ऋण स्वयं सहायता समूह के सामूहिक बचत सदस्यों को अल्पकालिक ऋण प्राप्त होता है जिससे उनके ब्याज की अपेक्षाकृत कम और शर्तें लचीली होती है। जिम्मेदार उधार लेने का सिद्धांत उद्देश्य का सिद्धांत ऋण के उपयोग केवल उत्पादक आवश्यकता और लाभकारी कार्यों के लिए करें। भुगतान क्षमता का मूल्यांकन ऋण लेने से पहले अपनी आय, खर्च और भविष्य की वित्तीय स्थितियों का आकलन करें। ब्याज दर में लागत का भुगतान विभिन्न संस्थानों से प्राप्त ब्याज दर, प्रोसेसिंग शुल्क और अन्य छिपी लागतों का तुलनात्मक अध्ययन करें। शर्तों को समझें ऋण अनुबंध की सभी शर्तें, नियम और दायित्व ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें ताकि बाद में कोई वित्तीय घटना ना हो। समय पर भुगतान नियमित समय पर किस्तों का भुगतान करें और अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनाने में सहायक हो। आपात स्थिति की योजना किसी आकस्मिक परिस्थिति में भी ऋण भुगतान प्रभावित ना हो इसके लिए वैकल्पिक प्रबंधन करें। स्वयं सहायता समूह एसएचजी को ऋण प्रबंधन की प्रमुख भूमिका है। सुविधाएं एसएचजी अपने सदस्यों को आंतरिक बचत से छोटे ऋण उपलब्ध कराते हैं तथा बैंकों के वित्तीय संस्थाओं के बाहरी ऋण लेने में सहायक होते हैं। आर्थिक अनुशासन समूह के सामूहिक नियमों और सहकारी दबाव में ऋण के समय की अदायगी सुनिश्चित होती है। परीक्षण और जागरूकता एसएचजी सदस्य अपने को ऋण को प्रबंधन, निवेश और सही उपयोग, बचत की आदत और समय पर पुनः भुगतान के बारे में प्रशिक्षित करते हैं। जोखिम विभाजन जब समूह के रूप में ऋण लिया जाता है तो व्यक्तिगत स्तर पर जोखिम कम होता है और कठिन परिस्थितियों से समूह सहयोग और अदायगी संभव हो जाती है। विश्वसनीय निर्णय नियमित और समय पर भुगतान से सदस्यों में सकारात्मक क्रेडिट हिस्ट्री बनती है जिससे उन्हें भविष्य में बड़े और सस्ते ऋण मिलने की संभावना बढ़ती है। फिर आता है बजट बनाना। बजट क्या है? बजट एक विवरण है जो यह बताता है कि पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है। बजट एक वित्तीय खाका है जो यह निश्चित समय अवधि पर आमतौर पर मासिक या वार्षिक या अनुमानित आय और व्यय के विवरण को प्रस्तुत करता है। यह वित्तीय प्रबंधन संसाधन आवंटन और लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शक प्रदान करता है। बजट का शब्द फ्रेंच भाषा के बजूट से निकला है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला या झोला। जी गार्गे के अनुसार बजट संपूर्ण सरकारी प्राप्तियों और खर्चों का पूर्वानुमान का अनुमान है। कुछ अन्य प्राप्ति संग्रह के कुछ खर्चों का आदेश अथवा प्राधिकरण है। बजट की विशेषताएं और प्रकृति बजट एक निश्चित समय अवधि से संबंधित या अवधि अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक हो सकता है। बजट प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो नियोजन और नियंत्रण कार्यों का अत्यधिक प्रभावी तरीके से संपन्न कराता है। बजट पूर्व निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक कार्य योजना है या भावी कार्य योजना है। बजट का उद्देश्य क्या होता है? व्यावसायिक संस्थाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद करना, उपक्रम के विभिन्न विभागों के गतिविधियों का समन्वय स्थापित करना, व्यावसायिक नियोजन को स्पष्ट निर्धारित
निर्धारण करना। बजट का महत्व। आर्थिक स्थिति। बजट बनाने से व्यक्तियों या संगठन अपने वित्तीय संसाधनों और अधिक प्रभावी तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता बनती है। बचत का प्रभाव। बजट के माध्यम से आय और बचत का विश्लेषण होता है, जिससे बचत की आदत विकसित होती है। ऋण की प्रबंधन। बिना बजट के लोग व्यवसाय अनावश्यक ऋण में फंसे रहते हैं, लेकिन बजट सही तरीके से बनाया जाए तो वित्तीय संकट से बचाव करता है। भविष्य की तैयारी। बजट केवल वर्तमान खर्चों का नियंत्रण करने का साधन नहीं, बल्कि यह भविष्य में वित्तीय सुरक्षा की सुनिश्चित करता है। बजट निर्माण का चरण। अपने खंडों का गणना करना। अपनी जीवन शैली में अनुकूल बजट बनाने से पहले आपको मौजूदा खर्चों को समझना होगा। इससे आपको यह अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। आपको काम करने के लिए एक आधार रेखा मिल जाएगी। फिर आता है चरण 2, अपने आय का आकलन करें। बजट बनाने का दूसरा चरण अपने आय का आकलन करना है। वास्तव में आपकी आय आपका वेतन या मजदूरी है, लेकिन आपकी आय आपकी अन्य धनराशियों के विचार करना चाहिए जो आपको मिलती है, जैसे छात्रवृत्ति, अनुदान, छात्रवृत्ति सहायता। ऐसी कोई भी राशि जो आपको जीवन यापन और खर्च के ट्यूशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। आसानी से मिलने वाली धन के रिसाव की पहचान करें ताकि उन्हें रोक सके। मनी लीक वह खर्च है जिसके बारे में आपको शायद पता ना हो, लेकिन धीरे धीरे आपकी वित्तीय स्थिति कम कर रहा है। ये खर्च छोटे होते हैं, लेकिन समय के साथ बढ़कर इसकी पूरी वित्तीय सेहत को गहरा असर डाल सकते हैं। धन का रिसाव कई रूपों में होता है, जैसे सदस्यता सेवाएं जिसके आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, आवेगपूर्ण खरीद या अनावश्यक शुल्क और प्रभाव। कुछ व्यवहारिक रोचात्मक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। कॉलेज में बजट बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना है। ये लक्ष्य विशिष्ट मानवीय प्राप्तियों के योग, प्रासंगिक और समयबद्ध स्मार्ट होनी चाहिए। उदाहरण के लिए आप एक आपातकालीन निधि शुरू कर रहे, चाहे आप अप्रत्याशित खर्च को कवर करें, आपके क्रेडिट कार्ड के ऋण के भुगतान करें या उसे कम करें। प्रतिमाह एक निश्चित राशि बचाएं ताकि आपके क्रेडिट प्रोग्राम को अपने आप एक यात्रा में खुद को पुरस्कृत कर सकें। फिर आता है अपने पैसे के लिए एक व्यय योजना बनाना। बजट ऋण के उपयोग करें। अपने खर्चों को आवास, परिवहन, भोजन खर्च, मनोरंजन जैसी श्रेणियों में विभाजित करें। अपने खर्चों को प्राथमिकता दें। अपनी ज़रूरतों और वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर खर्च को प्राथमिकता दें। अपने बंधकों या किराए उपयोगिताओं का किराने के सामान जैसी ज़रूरतों के साथ साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों को जुड़े और खर्चे जैसे कि आपातकालीन निधि बनाना, कर्ज चुकाना को भी ध्यान में रखें। विवेकाधीन खर्च की सीमाएं निर्धारित करें। विवेकाधीन खर्च में बाहर खाना, सिनेमा जाना, खरीदारी जैसी चीज़ें शामिल है। लचीला बने। बजट बनाना एक बार होने वाली बात नहीं है। यह छात्रों को अपने खर्चों और आय महीने दर महीने घट बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने बजट को एक जीवित दस्तावेज के रूप में समझना जरूरी है। इसमें नियमित रूप से समायोजित करने की आवश्यकता होगी। फिर आता है बजट के प्रकार। समय के आधार पर दीर्घकालिक बजट, अल्पकालिक बजट और वर्तमान बजट होता है। लचीलेपन के आधार पर निचली बजट, निश्चित बजट और लचीला बजट होता है। कार्य के आधार पर बजट, बिक्री बजट, उत्पादन बजट, खरीद बजट, पूंजीगत व्यय बजट, ओवरहेड बजट, लागत बजट, नकद बजट, अनुसंधान और विकास बजट होता है। समय के आधार पर दीर्घकालिक बजट। दीर्घकालिक बजट का प्रबंधन 5 से 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए लंबी अवधि के लिए तैयार की जाती है। लघु अवधि बजट आमतौर पर 1 से 2 साल की छोटी अवधि के लिए तैयार की जाती है। वर्तमान बजट का तात्पर्य 1 वर्ष की छोटी अवधि के भीतर वर्तमान अवधि के लिए तैयार किए गए बजट से है। फिर आता है लचीलेपन के आधार पर निश्चित बजट। एक निश्चित बजट की गतिविधि एक विशेष तौर पर लक्ष्य को कठोरता के साथ निर्दिष्ट किया जाता है। कई बार निर्दिष्ट किए गए लक्ष्यों का बजट अवधि में बदला या संशोधित नहीं किया जा सकता, भले ही उसकी प्राप्त गतिविधियों के वास्तविक स्तर पर बजटीय स्तर पर बहुत अलग हो। लचीला बजट एक परिवर्तनीय बजट के रूप में भी जाना जाता है। गतिविधियों के स्तर पर परिवर्तन के अनुसार बजट की अनुमति देता है। कार्यों के आधार पर बिक्री बजट प्रति यूनिट अनुमानित बिक्री और अपेक्षित मूल्य की मात्रा पर निर्धारित करता है। उत्पादन बजट उत्पादन की इकाइयों में तैयार किया जाता है। यह एक निर्दिष्ट अवधि के लिए उत्पादन को इंगित करता है। खरीदी बजट आगामी अवधि के लिए आवश्यक उत्पादन कार्यक्रम और सूची को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। पूंजीगत व्यय बजट अत्यधिक धन और देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में व्यय शामिल होता है। ओवरहेड कॉस्ट बजट। यह बजट उन सभी अपेक्षित लागतों को प्रस्तुत करता है जिसमें अगले वर्ष कंपनी द्वारा किराए में सामानों का निर्माण संबंधित है। नकद बजट व्यवसाय की सभी प्राप्तियों में और भुगतानों को ध्यान में रखते हुए नकद बजट समय की अवधि के नकदी आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है। अनुसंधान और विकास बजट किसी भी व्यवसाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समय की अवधि में अनुसंधान और विकास गतिविधियों में खर्च की जाने वाली राशि के बारे में निर्णय को संदर्भित करता है। व्यय ट्रैकिंग
ट्रैकिंग क्या है? व्यय ट्रैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति और व्यवसाय अपने दैनिक और मासिक और वार्षिक खर्चों का हिसाब रखता है। हमें नोट करना चाहिए कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कैसे किराना बाजार, बिल, बिजली, पानी, इंटरनेट, मनोरंजन, अन्य खर्चों की क्षमता यह प्रक्रिया अन्य आय के खर्च और बचत के योग्य हिस्से को समझने में मदद करता है। इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिति को समझने, बेहतर वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। व्यय ट्रैकिंग का महत्व, वित्तीय जागरूकता। व्यय ट्रैकिंग आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। यह आवश्यक या अनावश्यक या आवेगपूर्ण खर्चों के पहचानने की सहायता करता है, जैसे बार बार बाहर खाना या गैर जरूरी से खरीदारी। बजट नियंत्रण, खर्चों का हिसाब रखने से आप अपने बजट के भीतर रह सकते हैं और अनियोजित खर्चों से बच सकते हैं। बचत की वृद्धि, व्यय ट्रैकिंग से आप उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां खर्च किया जा सकता है, उसमें बचत बढ़ती है। आपातकालीन तैयारी, नियमित ट्रैकिंग से आप आपातकालीन निधि बना सकते हैं जो अप्रत्याशित खर्चे जैसे चिकित्सा मरम्मत के लिए उपयोगी होती है। वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति, आप चाहे घर खरीदना चाहते हो या छुट्टी योजना बनाना चाहते हो या रिटायरमेंट के लिए बचत चाहते हो, या व्यय ट्रैकिंग से आपको इन लक्ष्यों के लिए धन आवंटित करने में मदद करता है। ऋण प्रबंधन, खर्चों में नजर रखने के लिए आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके अपने ऋण जैसे क्रेडिट कार्ड या लोन के भुगतान की प्राथमिकता दे रहे हो। व्यय ट्रैकिंग का उपकरण, नोटबुक और डायरी, छोटे खर्चों के तुरंत नोट करने के लिए स्प्रेडशीट, MS एक्सेल या गूगल शीट में खर्चों को श्रेणियों में व्यवस्थित करना। मोबाइल ऐप्स, मनी कंट्रोल, वॉलनट और ईटी मनी बैंकिंग ऐप। अधिकांश बैंक जैसे SBI, HDFC आपके व्यय के ट्रैकिंग सुविधाएं प्रदान करता है। क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर, क्विक बैंक, टैली जैसे सॉफ्टवेयर व्यवसायों के लिए उपयुक्त होते हैं। व्यय ट्रैकिंग की रणनीति, स्वचालित ट्रैकिंग सेट, आपके बैंक खाते में ट्रैकिंग ऐप को लिंक करें ताकि लेन देन को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड हो। उदाहरण के लिए UPI भुगतान से ऐप में स्वचालित रूप से ट्रैक किया जा सकता है। नगद लेन देन को नोट करें, छोटे नगद खर्च जैसे चाय, सब्जी के तुरंत रिकॉर्ड करें क्योंकि ये अक्सर भूल जाते हैं। फिर आता है 15-50-30-20 नियम का पालन करें। 50% आवश्यक खर्च जैसे किराया बिल पर, 30% इच्छा जैसे मनोरंजन खरीदी पर, 20% बचत और ऋण भुगतान पर। ट्रैकिंग यह सुनिश्चित करता है कि आप यह नियम का पालन कर रहे हैं। मासिक लक्ष्य का निर्धारित करें, प्रत्येक ऋण के लिए खर्च सीमा तय करें, उन्हें ट्रैक करें। उदाहरण के लिए किराए पर 8,000 रुपये सीमा है। डिजिटल रसीद संभालें, ऑनलाइन खरीदी की रसीद बिल को डिजिटल रूप से सहेजें ताकि ट्रैकिंग आसान हो। व्यय ट्रैकिंग का लाभ, वित्तीय अनुशासन, अनावश्यक खर्चों से बचत में मदद करता है। बचत बढ़ाना, खर्चों को कम करने बचत में वृद्धि होती है। ऋण प्रबंधन, ऋण भुगतान को प्राथमिकता देना। वित्तीय नियोजन, दीर्घकालिक लक्ष्यों के घर रिटायरमेंट के लिए योजना बनाना। तनाव में कमी, वित्तीय स्थिति समझने में तनाव कम होता है। व्यय ट्रैकिंग में शामिल जानकारी, तारीखें, व्यय तारीखें दर्ज करना आवश्यक होता है ताकि यह अनुशान विश्लेषण किया जा सके। राशि, सटीक राशि दर्ज की जाती है जिससे टैक्स या डिस्काउंट शामिल हो। विवरण, व्यय का पूरा विवरण देता है कि कहाँ कहाँ व्यय हुआ हो। श्रेणी, ऋण व्यय के ग्रुप में मदद करे जैसे ऋण, परिचालन ऋण और सामूहिक ऋण के रूप में। व्यय ट्रैकिंग SDG की भूमिका, व्यक्तिगत सदस्यों में SDG की सदस्यों की व्यय ट्रैकिंग में तरीके से सिखाया जाता है कि जैसे नोटबुक का उपयोग करें। समूह के लिए समूह स्तर पर खर्चों का रिकॉर्ड, कैशबुक, नकद बुक और लेजर खाता वही रखता है। परीक्षण में सत्रों के दौरान ट्रैकिंग के तरीके जैसे ऐप या नोटबुक के महत्व सिखाता है। पारदर्शिता, हर बैठक में खर्चों की रिपोर्ट साझा की जाती है। प्रबंधन संस्थान, समूह के फंड की ट्रैकिंग से प्रबंधन किया जाता है। व्यय ट्रैकिंग की चुनौतियाँ, नियमित रिकॉर्ड लेने वालों की रखता है। छोटे खाता भूलना, नगद लेन देन अक्सर रिकॉर्ड नहीं होता है तो लेकिन इसे तुरंत नोट करें और डिजिटल भुगतान करें। अनुशासन की कमी, नियमित ट्रैकिंग में लापरवाही, जटिल वित्तीय स्थिरता में कठिनाई आती है। इस तरह करके हम लोग का थ्योरी खत्म हो गया। अब हम लोग का लगभग में 200 को MCQ है जो शुरू करते हैं।